गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं? उम्मीद कि ठीक होंगे। तो आज हम लोग बीपीएससी ट्री के सेट 12 में एंट्री मार गए हैं और आज का जो सेट है बिल्कुल कंसेप्ट आधारित है। मतलब जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछी थी कि इस लॉ का क्या कंसेप्ट है, इस लॉ का क्या कंसेप्ट है, जिस तरह से किरचॉफ्स लॉ की बात किया गया, लेंज लॉ की बात किया गया, बायोट-सावर्ट लॉ की बात किया गया। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर तो नहीं, इसी 2023 के ही अंदर एग्जाम, यानी पहला जो एग्ज़ाम हुई है उस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आप देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट कंसेप्ट पूछ दिया गया है। तो आज का जो सेट है वो कंसेप्ट आधारित सेट है। इस सेट को बिल्कुल आप देखना ना भूले एग्जाम से पहले तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं सेट पे बिगड़ टाइम को किल किए हुए, क्योंकि अभी का टाइम आपका जो है बहुत बहुमूल्य टाइम है, बहुत कीमती टाइम है और आपके टाइम को लॉस करना समझिए ये दंडनीय अपराध होगा और हम नहीं चाहेंगे कि आपका टाइम किसी भी सूरत में किल हो। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्वेश्चंस 1 से आते हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह तो हम बता ही दिए हैं आप लोग को, ठीक है। तो उसको देखिएगा। क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग खुद से बनाने के प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए खुद से पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, रेट ऑफ कांस्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी पहला क्वेश्चन है क्लास 12 की केमिस्ट्री से, ये है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स का भी पोर्शन को हमने टच कर रहा है, ठीक है। चलिए तो जीरो ऑर्डर का कल हम बता दिए थे, आज आया है फर्स्ट ऑर्डर। रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या है ना, क्या होता है? प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया की स्थिति में दर स्थिति होती है। देख लीजिए क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा तब ना। मान लिया जाए, देखिए फर्स्ट ऑर्डर कहते ही उसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, जो रेट जो होगा वो डिपेंड होगा कंसंट्रेशन के 1 पावर पे, कंसंट्रेशन के 1 पावर पे। इसी को कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कंसंट्रेशन पे पावर कितना होगा? 1 होगा। तो ये इक्वेशन आप देख लीजिए, जैसे ये है आपका ए से बन रहा है क्या? प्रोडक्ट। कुछ भी बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। देख लीजिए अब यहां हमारे पास रेट लिखना है। तो रेट क्या होता है? रेट जो होता है फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी समानुपाती होगा कंसंट्रेशन के पावर 1 पे, कंसंट्रेशन के पावर 1 पे। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को, समानुपाती साइन को हटाइएगा तो आर का फॉर्मूला निकल के आएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसके पावर 1 नहीं दीजिएगा तब चलेगा, क्योंकि कुछ नहीं होता तो पावर कितना होता? 1 होता है। इसको लिखिए आप, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे रेट कांस्टेंट के बारे में कहा, रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट के बारे में कहता तो रेट जो है कंसंट्रेशन में डिपेंड है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब इसकी बात कर रहा है, ये है रेट कांस्टेंट आपका। क्या है ये है रेट कांस्टेंट। इसकी बात क्वेश्चन कर रहा है। रेट की बात करता तो रेट डिपेंड किया किस पे? कंसंट्रेशन पे। तो अब बात करें हम उसकी, के रोकिएगा तो क्या हो जाएगा आप बताइए? तो रिमैथ तो आपको आ ही रही होगी, के बराबर हो जाएगा आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। आर हमने बताया था रेट कैसे लिखा जाएगा किसी इक्वेशन का, तो आपको हम बताए थे, जैसे यहाँ आप लिखिए, यहाँ पे ए से जा रहा प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट है, हम इसका रेट लिखना चाहेंगे तो रेट का क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो कोफिशिएंट 1 मानेंगे, कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1 मानेंगे। रिएक्टेंट का जो रेट लिखाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। यानी किसी भी चीज का, यानी रेट लिखने के लिए कंसंट्रेशन को उसके टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये देगा आपको रेट। क्या देगा? रेट देगा। इस यानी कंसंट्रेशन पे पावर 1 है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। अब यहां से आप मुझे बता दीजिए आर की जगह क्या रखिएगा? डी ए बाई डी टी। ये डी ए जो है ना, ये हमारा ये बिग ब्रैकेट जो है, बिग ब्रैकेट ये नहीं बड़ी ब्रैकेट, इसको कहते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। और आप केमिस्ट्री के अंदर में पढ़े होंगे कंसंट्रेशन बराबर होता है किसी पार्टिकल का मोल बाय लीटर, यानी 1 लीटर में कितना मोल है, उसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सी से। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रहता है,
उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, राइट। चलिए अब यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा, क्या निकालिएगा, यहाँ पुट कर दीजिए। आपका क्या है इक्वेशन, के बराबर क्या है, आर अपॉन कंसंट्रेशन ए। तो आर की जगह क्या लिखिएगा बताइए, आर की जगह यूनिट क्या है आपका, आर का जगह यूनिट है आपका डी ए, पहले इसकी लिख लीजिए, और क्या, डी ए बाई डी टी। ये भी आपका कंसंट्रेशन है, ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए। देखिए इस कंसंट्रेशन से ये कंसंट्रेशन कट जाएगा, बचेगा क्या, के बचेगा आपका 1/t, क्या बचेगा 1/t। तो के बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का जो यूनिट है सेकेंड का इनवर्स है। जीरो ऑर्डर में क्या था, आर बराबर के, जो के का यूनिट होगा वही आर का होगा, ये जीरो ऑर्डर में था। फर्स्ट ऑर्डर में के का यूनिट क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स, मतलब के का यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है, चेंज करेगा। मतलब आप अगर फर्स्ट ऑर्डर में जो यूनिट आपको पता है वो जीरो ऑर्डर में नहीं होगा, जो जीरो ऑर्डर में के का यूनिट है वो फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होगा, ठीक है। इसको बात आप इस चीज़ को आप माइंड में रखेंगे। अब बता दीजिए मुझे, क्या इसमें जो आपने इक्वेशन लिखा, क्या इसमें कहीं कंसंट्रेशन दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब हमारा जो रेट कांस्टेंट है कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यहां तो हमारा कंसंट्रेशन का चर्चा ही नहीं है कि डायरेक्टली होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बचा ही नहीं। जब कंसंट्रेशन बचा ही नहीं तो उसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे बता पाएंगे, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं जा रहा है। चलिए आज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, बिल्कुल, क्योंकि रेट आपने के लिखा तो के में आया टाइम, कंसंट्रेशन का चर्चा नहीं, तो ये तो करेक्ट आंसर है आपका। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन यूनिट, कंसंट्रेशन है ही नहीं तो ना डायरेक्टली होगा ना इनवर्सली, तो ए और बी सी आपका क्या इसी तरह कैंसिल आउट हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन, देखिए सब में कंसंट्रेशन लगा हुआ है और रेट फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे यानी रेट कांस्टेंट जो है डिपेंड नहीं करता है, यानी टाइम पे आ गया हमारा, यानी कंसंट्रेशन का क्या हो गया, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है आपके पास, रेट कांस्टेंट का यूनिट आया सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो डायरेक्ट रूप में हो या इनडायरेक्ट रूप में हो। जहां कंसंट्रेशन का टर्म दिखे आपको वहां आपको एलिमिनेट कर दीजिएगा, क्योंकि अब आप उस कंडीशन में आ गए कि क्वेश्चन देखने के बाद आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए कि कौन है कि नहीं। ये तभी होगा जब आप क्या होंगे, कंसेप्चुअली एडवांस होंगे, आपके अंदर वो साउंड होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तभी एलिमिनेट कर पाइएगा, अदरवाइज नहीं कर पाइएगा। तो पहला का आंसर आपको निकल गया होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट जो होता है, रेट कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है इंडिपेंडेंट होता है किससे, कंसंट्रेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, वह टेम्परेचर एब्सोल्यूट का मतलब होता है जहां पे टेम्परेचर को केल्विन में लिया जाएगा, और एब्सोल्यूट का मैंने जीरो केल्विन, वहां टेम्परेचर क्या होगा, जीरो केल्विन, इसी को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टिविटी जो होता है हमारा, रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं रो। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 1/, कंडक्टिविटी चालकता, 1/, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी जो होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। टेम्परेचर हमारे पास यहाँ बिल्कुल जीरो केल्विन पे है, इसका मतलब ये घट गया हमारा, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, जीरो, तो रो का हमारा क्या हो गया 1/0। और किसी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर आएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यानी आज का जो सेट है ना, बिल्कुल जिस फार्मूला जो है, कौन साइंटिस्ट क्या कहा, आखिर इस फार्मूला का यूज क्या है, उसी पर बेस्ड है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आधारित सेट है आज। थोड़ा कंसेप्ट आज, अगर आज का वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे, इससे पहले का भी पूरा वीडियो गया हुआ आपके तो रिकॉर्ड में है ही, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। हर क्वेश्चंस में, हर सेट में कुछ ना कुछ कंसेप्ट आया है, और डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिला है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद जो है ना उस मैच्योरिटी स्टेज में है, क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए तो थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इन अ नेटवर्क इज इक्वल टू।
ये हमारा वोल्टेज एल्जेब्रिक सम, जैसे देखिए क्लोज पाथ हो गया है, ये मान लीजिए क्लोज सर्किट क्लोज हो जाएगा तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोज पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज पाथ कहते हैं। चलिए क्लोज यानी हमारे पास ये, अगर मान लीजिए इस कंडीशन में हमारा ये रहता, स्विच रहता ऑन, ये पूरा जुड़ा हुआ है, ये कहलाएगा क्लोज पाथ। क्या कहलाएगा? तार जुड़ा रहे उसी को हम लोग कहते हैं क्लोज पाथ, तार हटा रहे तो उसको कहते हैं हम लोग ओपन पाथ। क्या कहते हैं? ओपन पाथ कहते हैं। चलिए जब हो जाएगा तो पूरा वोल्टेज हमारा जो होगा, किरचॉफ लॉ क्या करता है, जितना भी वोल्टेज होगा यानी वोल्ट का सम ऐड किसके बराबर, जीरो के बराबर होगा। क्या होगा? जीरो के बराबर होगा क्लोज पाथ में। ठीक है, जितना पोटेंशियल इसमें इनपुट होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? किसी नेटवर्क में किसी बंद पथ के चारों ओर वोल्ट की बीजगणितीय योग बराबर होता है, जीरो के बराबर है। V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर मान ले 3 तरह का वोल्ट है उसका सम किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द रेजिस्टेंस इन द ओपन सर्किट इज। अब यहां पे बताइए, जब सर्किट हमारा क्या है, ओपन है, तो जब सर्किट ओपन है तो इसमें अगर तार से जोड़िएगा कहीं से, इसका ये मान ले यहाँ पे ये चार्जेबल है चीज, इसको इससे जब कनेक्ट करिएगा तभी धारा प्रवाह होगा, नहीं कनेक्ट करिएगा तो करंट जाएगा क्या? ये चार्जेबल, ये सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन, करंट सप्लाई करेगा, ये हमारा डिस्कनेक्ट है, तो जब तक डिस्कनेक्ट है इसमें कुछ जाएगा ही नहीं, तो जब जाएगा ही नहीं कुछ इसमें तो कैसे पता चले? इसमें इसका मतलब हो गया कि प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा, लोग को लग रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो है करंट आ ही नहीं रहा, तो करंट नहीं आ रहा। देखिए रेजिस्टेंस का एक्चुअल मीनिंग वो होता है, रेजिस्टेंस का एक्चुअल मीनिंग वो होता है प्रतिरोध करना, रोकना। ठीक है, तो सपोज करिए कि मान लीजिए हमारा एक चार्जेबल पार्ट्स है और ये हमारा जो है कंडक्ट करेगा, तो ये जब इससे सटेगा तभी कंडक्ट करेगा, और मैं इसको कंडक्ट सटा ही नहीं रहा हूँ और कह रहा हूँ कि देखो इसमें यानी ये जो है इतना पावरफुल है कि इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा, तो आने कब देता? जब ये कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब जो हम कहेंगे वो सत्य मानना पड़ेगा कि हाँ सही है कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं दे रहा, ये हाई रेजिस्टिविटी है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जब होगा हमारे पास तो ओपन सर्किट में क्या रहेगा, रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, हाई रहेगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इनफाइनाइटली हाई लिख दिया है, इनफाइनाइटली एक लो लिखा है, ये क्या रहेगा इसमें, हाई रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द रेजिस्टेंस इन अ शॉर्ट सर्किट इज। अब जब शॉर्ट सर्किट हो गया, तो जब शॉर्ट सर्किट हो गया इसका मतलब क्या हुआ, इसे आप देखते होंगे कि वोल्टेज अचानक से ज़्यादा आ गया, इलेक्ट्रॉन अचानक से ज़्यादा फ्लो होने लगा, तो क्या हो गया, जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, जो वायर है, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट आ गया है, तो क्या हो जाता है, उस कंडीशन में हो जाता है जिसको आप कहते हैं ओवरलोड। क्या कहते हैं? ओवरलोड कहते हैं। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका मतलब प्रतिरोध है वहाँ पे कुछ काम किया नहीं, अगर वो थोड़ा भी रोकने में कामयाब हो जाता तो शॉर्ट सर्किट नहीं होता। इसका मतलब जिस चीज़ को आपने लगाया है इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए, वोल्टेज को नॉर्मलाइज करने के लिए, वो क्या हो गया वहाँ पे विफल हो गया, और विफल हो गया जिसके कारण क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसका रोल जीरो हो गया। क्या हो गया, इसका रोल जीरो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल कितना के बराबर होता है बताइए। अब यहाँ पे 1 जूल कैसे, यानी फिजिक्स के हिसाब से सोचिए, फिजिक्स में वर्क डन बराबर होता था क्या, V इंटू क्यू, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। पोटेंशियल हमारा कह रहा है कि 1 जूल कह रहा है, इसका मतलब हमारा क्या होगा, ये भी वर्क कूलम होगा, ये भी हमारा 1 वोल्ट होगा, और क्यू नहीं दिया हुआ हमारा, तो हमको चार्ज जूल के बारे में रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो हम लोग एक जानते थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्यू बराबर एन ई होता है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। चलिए पुट कर दीजिए 1 इंटू एन ई, 1 हमारे जाते यानी एन का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तभी तो जाकर के हमारा 1 जूल आएगा। 1 इंटू 1 करेंगे, चल 1, एन का वैल्यू 1, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो आपको पता होगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, तो क्या लिखिएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी वोल्ट हमारा भी 1 भी है, तो
तो ये हमारा क्या वर्क। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये ईवी भी जो होता है ये यूनिट होता है एनर्जी का ही। यूवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट है किसका, एनर्जी का है। कैसा यूनिट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है एनर्जी का, कैसा, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट है एनर्जी का। ठीक, चलिए अब यहां से आप कोरिलेट कर लीजिएगा। क्या करिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको यहाँ जूल के रेशो में बताना है, तो हमारे पास क्या हो जाए, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो ये हो जाएगा 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ही आएगा। 1.6 इंटू 10 के बराबर कितना हो जाएगा, -19। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। क्या हो गया, इसको रोकिए आप, ठीक है, इसको क्या करिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोकिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, इस क्वांटिटी यानी हमारा 1 जूल है, नीचे कितना हो जाएगा 1 जूल, नीचे कितना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो नीचे आ जाएगा कितना 1.6 इंटू 10 के बराबर कितना -19। मैं चाहता डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मैं ये आपको डेरिवेशन करके बता रहा हूँ ताकि आप भूलिएगा नहीं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा बताइए, 1 जूल बटे 1.6 इंटू 10 के बराबर कितना -19। तो इसको चेंज करिए, ऊपर ले जाइए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिसिमल यहाँ पे हम दे देते हैं हम लोग, तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा 1.6, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 के पावर -19 नीचे था, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +19। क्या हो जाएगा +19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या करिए कि 1 जीरो इसको दे दीजिए, थोड़ा हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर कितना 18, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इधर हो, ये हमारा जूल है। चलिए तो कितना हो जाएगा, इसको 1.6 इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18। देखिए नया क्वेश्चन आपका बन गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है कितना जूल के बराबर होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18, 10 के पावर 18 जूल के बराबर होता है। ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एनर्जी का, ऊर्जा का सबसे छोटी मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.25 इंटू 10 के पावर 18। ये आपको मैंने निकाल करके बता दिया, राइट। चलिए रटने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, चार्ज यहाँ कुछ फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिएगा। वर्क डन बराबर होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज भी क्यू, चार्ज बराबर होता है IT करेंट इंटू टाइम। एक और चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर वही एनी, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। ओम्स लॉ से भी इक्वल टू होता था क्या IR, ये सब फॉर्मूला VBI बन सकता है आपका। P पावर P बराबर होता था VI। अब यहीं से आप डेरिवेशन ओम्स लॉ से लगा दीजिएगा। ओम्स लॉ भी इक्वल टू क्या होता है IR, जहाँ जहाँ पुट करते जाइए पावर का फॉर्मूला बनते चला जाएगा, ठीक है। यानी V के जगह एक बार ओके तो V के जगह पुट कर दीजिए क्या IR, तो क्या हो जाएगा I²R। I के जगह पुट कर दीजिए क्या V बाई R, फॉर्मूला बनते चला जाएगा। रटा नहीं जाता है कुछ भी फिजिक्स में, ये डेरिवेशन मेथड से आते जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप। आंसर ये वाला समझ में आ गया ना, कभी भूलिएगा। यानी 1 जूल बराबर है, 1 जूल बराबर है कितना आर्क 10 के पावर 7 आर्क, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन 10 के पावर 5 डाइन, ठीक है। ठीक उसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 जूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द पावर डिसिपेटेड बाय अ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ देखिए पावर कह रहा शक्ति जो होता है प्रतिरोध के रेस्पेक्ट में आपको बताना है कि क्या होगा। तो अब हम अभी अब फॉर्मूला लिखें, क्या लिखे पावर P बराबर होता है VI, क्या होता है VI। आपको कह रहा है कि रेजिस्टेंस की, यानी रेजिस्टेंस इसमें है नहीं है, तो हम पुट करेंगे क्या क्या पुट करेंगे, ओम्स लॉ से जानते हैं V इक्वल टू होता IR, V इक्वल टू होता IR। एक बार क्या करेंगे V का वैल्यू पुट कर देते हैं। V का वैल्यू कितना पुट करिएगा IR, और पहले से ऑलरेडी क्या है यहाँ I है, I रखिए। चलिए तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, जब बेस सेम होता है कुछ नहीं है तो पावर 1 होगा, गुना में पावर ऐड होता है, गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू I²R। चलिए R के रेस्पेक्ट में आया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बार क्या करिए I के जगह रख दीजिए, क्या रखिएगा यहाँ से I रोकिएगा तो I बराबर क्या हो जाएगा V बाई R। एक बार क्या करिए I के जगह पुट कर दीजिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V तो रोकना ही है, I के जगह हमको पुट करना क्या V बाई R, तो ये क्या हो जाएगा V² बाई R। अब बताइए मुझे रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास आया पावर का फॉर्मूला, एक आया P इक्वल टू I² और एक आया P इक्वल टू V² बाई R। ये कब लगेगा फॉर्मूला, ये जब प्रतिरोध हमारा समानांतर क्या होगा समांतर श्रेणी में होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तो पावर का फॉर्मूला ये डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा V² बाई R। जब आपका प्रतिरोध रेजिस्टेंस
श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा, सीरीज में जुड़ा रहेगा, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो अब बताइए दोनों कंडीशन में, दो कंडीशन आपके पास आया, एक सीरीज आया, क्या आया, एक सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, और एक आया आपका समानांतर क्रम, समानांतर क्रम, ठीक है, जिसको आप पैरेलल कहते हो। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या आया, पी इक्वल टू क्या आया था फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर, और इसमें समांतर में पावर का फॉर्मूला क्या आया था, वी स्क्वायर बाई आर। दोनों कंडीशन अगर आर को हम लोग अलग अलग एक समय के लिए छिपा दे तो क्या कंडीशन निकल के आया, रेजिस्टेंस में सीरीज में हमारे पास पी जो गया पावर शक्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है। इस केस में क्या होगा, हमारा पी भी होगा हमारा पास जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वी स्क्वायर के। तो अब बताइए ये है आपका आई है, नॉट एल है। दोनों कंडीशन में क्या आया, पहला कंडीशन में पावर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, करंट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। दूसरे केस में भी क्या आया था, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ वोल्ट। आंसर क्या होगा, ए भी होगा और बी भी होगा आंसर। ये चीज तभी बनेगा जब आपको फार्मूला माइंड में होगा और फार्मूला ये आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो मैं इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर नहीं कर रहा हूँ, कन्वर्ट करके बता रहा हूँ ताकि कैसा है माइंड में सेट हो जाए। श्रेणी क्रम में क्या होगा, दो बात याद रखिएगा, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाएगा तो करंट सेम होगा, वोल्ट अलग होगा, ठीक है। अगर सीरीज को अगर प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, अगर प्रतिरोध को समानांतर क्रम, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस को समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसका जो क्या कहते हैं, उसमें जो होगा वोल्ट सेम होगा, करंट अलग होगा। वोल्ट क्या होगा, सेम होगा और करंट अलग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी का बेसिक यूनिट क्या होगा बताइए आप ही। वर्क हो, हीट हो, एनर्जी हो, सबका ऐसा यूनिट क्या होगा, सबका ऐसा यूनिट यानी कार्य हो, ऊर्जा हो, उष्मा हो, सबका ऐसा मात्रक क्या होगा, सबका ऐसा मात्रक जो होगा जूल ही होगा। क्या होगा, जूल होगा। आंसर क्या होगा, जूल होगा। और 1 जूल बराबर कितना आर्ग, यानी एनर्जी जो यूनिट होता है सबसे बड़ा यूनिट होता है जूल, सॉरी हाँ ठीक है, यानी आप क्या करिएगा, जूल हो गया, जूल एनर्जी जो जूल हो गया, अर्ग हो गया, कैलोरी हो गया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। हम एक क्लास में इसका हम बता चुके थे, एनर्जी यानी एनर्जी का उस ऊर्जा का 4 यूनिट होता है, जूल, अर्ग, कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप मुझे इसमें ऑर्डर बताइएगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है इसकी, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा और सबसे अंत में कौन आएगा। ये तो मैं बता ही दिया हूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटा है। तो ये चीज़, इस चीज़ को ऑर्डर करके मुझे कमेंट में जरूर आंसर करिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि वो वीडियो आप देखें या नहीं देखें, या नहीं भी देखें तो क्या ये चीज़ आपको पता है कि नहीं पता। क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, इस चीज़ को भी चेक करना ज़रूरी हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आप, पावर फार्मूला इज इक्वल टू, पावर फार्मूला जानते हैं आप क्या होता है, शक्ति बराबर होता है वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम। अगर वर्क आपको नहीं दिया हुआ है तो वर्क का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। एनर्जी का भी ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। यूनिट के बिना पे, मात्रक के बिना पे दोनों एक समान है, तो हम यहाँ पे एनर्जी बाई टाइम भी लिख सकते हैं, एनर्जी बाई टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। पावर जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क बाई डेल्टा टाइम भी होगा, यानी टाइम के चेंज में जो हमारे पास वर्क हुआ है उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। तो फॉर्मूला क्या क्या हो गया, पावर एनर्जी बाई टाइम भी हो सकता है, पावर वर्क डन बाई टाइम भी हो सकता है, पावर वर्क बाई डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, डेल्टा टी ऐसे लिखते हैं हम लोग, टाइम में चेंजिंग आना, ठीक है। चलिए तो ऑल आर करेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सभी सत्य है, सभी सत्य है। अगर पावर की डायमेंशन पूछे तो क्या हो जाएगा बताइए। आप जानते हैं एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml2 t-2, ये सारा चीज मैं निकाल करके सिखाया हूं आपको, ठीक है ना। तो अब पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा बता दीजिए, एनर्जी की जगह लिख दीजिए इसको, ml2 t-2 बाई टाइम है तो टाइम का t, तो ये t एक क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर नेगेटिव होगा, t माइनस पहले से ऑलरेडी -2 है ही, नीचे से जाकर के वो माइनस और बढ़ा देगा, ml2 t-3, ये पावर का डायमेंशन हो गया, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, यानी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज अगर बनता है तो ये भी पूछा जा सकता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर ही क्या देख के अब क्या उसको कहा जाता है, एक टॉपिक ही है जिसको पढ़ना एक्सरसाइज के अंदर में पढ़ना है, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन। और जिसको यूनिट एंड डायमेंशन में कमांड हो गया
यानी न्यूमेरिकल में खास करके गलती नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर को 1 HP कहते हैं और ये होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू, देखिए मिली कितना से हिली, ये याद रखिएगा। 1 मिली कितना से हिली? मिली एम्पियर है, तो इसको आप क्या करें, एम्पियर में लाना है। तो मिली जो है ना, मिली ये आपके 10 के पावर -3 से हिलेगा। यानी 1 मिली कितना से हिली? 10 के पावर -3 से हिली। अब इस मिली को हमको कन्वर्ट कर देना माइक्रो में। कहाँ लाना है? माइक्रो। मिली तो रहेगा, माइक्रो में लाना है। तो माइक्रो जो होता है 10 के पावर -6 होता है। 1 माइक्रो बराबर कितना? 1 माइक्रो होता है 10 के पावर -6, 10 के पावर -6। तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हमारा ऑलरेडी हमारा एक्सपोनेंशियल 10 के पावर -3 है, इसी को हम लोग माइक्रो में लेकर आएंगे। क्या हो जाएगा? माइक्रो एम्पियर। माइक्रो की जगह पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? माइक्रो की जगह पुट करिएगा तो 10 के पावर क्या होता? -6 होता। मिली को कन्वर्ट करना, आप यहाँ पे यूनिट चेक कर लीजिए किसके बराबर जाएगा, किसके बराबर जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्ट कर लीजिए आप। 1 मिली एम्पियर से हमारा यहाँ दे दिया है माइक्रो एम्पियर। क्या दिया है? माइक्रो एम्पियर दिया है। ठीक ना, चलिए तो माइक्रो एम्पियर आपको बनाना है। क्या करना है? माइक्रो एम्पियर बनाना है। तो हमने आपको क्या बताया, 10 के पावर मिली कितना से लेगा? -3 से। ये आपका एम्पियर है, ये कन्वर्ट कहाँ हो रहा है? माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में हो रहा। तो यहाँ पे रोकिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/10 के पावर -3 होगा, ये हमारा माइक्रो एम्पियर है। तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1000 इंटू क्या हो जाएगा? माइक्रो एम्पियर। समझ में बात आई या नहीं आए? तो क्या हो जाएगा? 1000 माइक्रो एम्पियर। ये आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द रेजिस्टेंस ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट इन अ लाइट बल्ब इज, ये जो था, अब देखिए टंगस्टन जो बना होता है फिलामेंट, जो बल्ब जो आप ग्लो करते हैं देखते हैं, तो अब हो सकता है कि लीनियर हो या नॉन लीनियर हो। तो खास ज़्यादा जो जुड़ा होता हो नॉन लीनियर होता है। क्या होता है? नॉन लीनियर होता है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इक्वेशन ई लिखा गया मिस्टेक, इसको यहाँ पे आ गया समेशन। ये हमारा वोल्ट से रिलेटेड V = IR इज अप्लीकेबल टू विच लॉ? किस लॉ के लिए है? ये है अप्लीकेबल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से है, यानी KVL से है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से है, यानी KVL क्लोज सर्किट में क्या हो जाता? टोटल इनकम बराबर किसके बराबर? 0 के बराबर। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ से है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे ओम्स लॉ होता तो ओम्स लॉ से भी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे अप्लाई करना है, देखना है क्या करना है, देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डिफाइंस KCL? KCL मतलब पोटेशियम क्लोराइड नहीं है, किरचॉफ्स करंट लॉ है, किरचॉफ्स से है, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। वेयर I1 दिया है, I2 दिया है, आर इनकमिंग करंट, आने वाली करंट है। ठीक, एंड I3 एंड I4 आर आउट गोइंग। मतलब समझ लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट की तरफ आ रही है, इस पॉइंट की तरफ आ रही है, 2 को दिया हुआ आ रही है, और इस पॉइंट से फिर क्या हो रहा है? जा रही है। ठीक, आने वाले कौन कौन है? इनकमिंग I1 है और I2 है, राइट। जाने वाला कौन कौन है? I3 है और I4 है। तो आपने किरचॉफ्स लॉ कहता है टोटल इनकमिंग बराबर है टोटल आउटगोइंग, लुक लाइक अ मोबाइल रिचार्ज। ठीक है, जितना दिन तक आपका रिचार्ज है उतना ही दिन तक आप फोन लगा सकते हैं। ठीक है, अब तो क्या हो गया कि इनकमिंग भी बंद हो गया है। तो अगर सपोज करिए कि वैलिडिटी जिस तरह से अगर एक रिचार्ज का अगर 28 दिन का देता है लगाने का, तो अगर आने का भी 28 दिन ही देता तो किसको लॉ फॉलो कर लेता? किरचॉफ्स लॉ फॉलो कर लेता। यानी टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, राइट। चलिए, तो यानी क्या होगा? आने वाले को इधर देखिए, आने वाले को अगर पॉजिटिव माने तब जाने वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे अगर मान लो ये आपको लेंदी लग रहा था, इसको आसान से समझिए, इनकमिंग बराबर है आउटगोइंग, इनकमिंग बराबर है आउटगोइंग। ठीक है, सम ऑफ इनकमिंग, ऑल इनकमिंग कौन कौन है? समेशन कर देना, समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग बराबर है समेशन ऑफ आउटगोइंग। मतलब जितना भी इनकमिंग उसका जोड़ बराबर होगा आउटगोइंग जो होगा उसका जोड़। तो आने वाला कौन कौन है? I1 प्लस I2 है। जाने वाला कौन कौन है? I3 और
I4, इसका सम हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कौन आंसर होगा? I1 प्लस I2 I3 I4, हाँ ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर में जो था, देखिए अब यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर में दो बॉन्ड होता है, एक कंडक्टेंट बॉन्ड होता है और एक होता है वैलेंस बॉन्ड। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड के नीचे जो होता है एन टाइप होता है, सॉरी पी टाइप होता है। क्या होता है? पी टाइप होता है, क्योंकि इसके पास होल ज़्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। कंडक्शन बॉन्ड के जो नीचे होता है वहाँ एन टाइप होता है। ठीक है, एन टाइप होता है। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, यानी कमरे के तापमान पर अर्धचालक में क्या क्या हो सकता है। देखिए कमरे के ताप में चालक जो होता है ना, देखिए यहाँ वैलेंस के पास जो होता है इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी कम होने के कारण, यानी इसके पास थोड़ा अभी एनर्जी ज़्यादा है, ये क्या होता है कि एट रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर कम होने के कारण ये एनर्जी भाग जाता है कहाँ पे? कंडक्शन वाला के पास। कहाँ भाग जाता है? कंडक्टेंस के पास, यानी कंडक्टेंस बैंड के पास भाग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड इसमें जो था कहाँ भाग गया? यहाँ भाग गया, ये खाली हो गया और ये क्या हो गया? भर गया। तो अब चेक कर लीजिए, यानी कंडक्शन बैंड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, एनर्जी भाग जाता है कहाँ से? वैलेंस बॉन्ड से, जिसके कारण वैलेंस बॉन्ड क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा और कंडक्शन बॉन्ड क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ये और याद रखिएगा, कंडक्शन बॉन्ड के नीचे कौन होता है? एन टाइप, और वैलेंस बॉन्ड के नीचे कौन होता है? पी टाइप। एक आप यहाँ पे क्या फर्मी एनर्जी लेवल भी देखे होंगे, बहुत सारी बात आती है। तो जिस तरह से क्वेश्चन होगा, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा और बनेगा ही बनेगा। तो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन इज पार्शियली फिल्ड। नहीं ये थोड़ी, द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चला जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चला जाता है। तो इसमें हमको लगता है तो क्या हो जाएगा? वैलेंस बॉन्ड से जाता है तो ये हमारे क्या हो जाएगा? कंप्लीटली इम्पिटी होना चाहिए और ये फिल होना चाहिए पार्सली। इसको कर देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द डेट ऑफ फ्री होल्स बिकॉज। देखिए इलेक्ट्रॉन्स के पास मोबिलिटी, घूमने, मोबाइल के मतलब होता है घूमना। ठीक है, जो जितना हल्का होगा उतना ज़्यादा घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स घूम ज़्यादा रहा है, इसका वजह से क्या है, ये इसके पास, इसका पास जो है क्या कहते हैं घूमने की, यानी जो हमारा इसका मास लेवल है क्या है? मास है कम है, मास कम है तो स्पीड ज़्यादा होगा। और जो हमारे होल्स है, होल्स को मतलब एक्चुअली में कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं इसको? प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए मुझे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ? न्यूक्लियस के पास होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो यहाँ जब घूम रहा होता है तो अब इसको यहाँ आने के लिए जो होगा एनर्जी और चाहिए, हल्का होना होगा। जिसके पास जितना मास ज़्यादा होगा वो भारी ज़्यादा होगा। ठीक है, भारी अगर ज़्यादा होगा तो घूमने की टेंडेंसी उसकी क्या होगी? कम होगी, राइट। ठीक उसी तरह से है। तो अब क्या करेगा? दे आर लाइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी बिकॉज, कारण पूछ रहा था, कारण से मतलब नहीं। दे आर लाइट, हल्का भारी से मतलब नहीं है। दे कैरी नेगेटिव चार्ज, इससे भी मतलब नहीं है। दे म्यूचुअली कोलाइड लेस, दे रिक्वायर लो एनर्जी टू कंटिन्यू देयर मोशन। भारी कम है, हल्का कम है, इसकी वजह से उसको एनर्जी कम मिल रहा है और सॉरी उसको उतना एनर्जी चाहिए नहीं, और एनर्जी नहीं चाहिए, जिसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। रीजन क्या बताइएगा? कि इलेक्ट्रॉन्स के पास मास कम होता है, मास कम होने के कारण वो क्या होता है? हाईली एक्साइटेड होता है, मोबाइल होता है, जिसके कारण क्या उस लो एनर्जी में भी क्या हो जाएगा? अदर एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, और फास्ट मूव करने लगे। इसी वजह से ये नहीं, एग्जैक्ट रीजन जो है इसका डी नंबर करेक्ट आंसर है। डी नंबर क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोनर वैलेंस बैंड इज, क्या हो जाएगा? हम अभी बता आपको वैलेंस बॉन्ड क्या होता है? बिलो द वैलेंस बॉन्ड, बिलो द वैलेंस बॉन्ड ऑन होस्ट क्रिस्टल। होस्ट क्रिस्टल का मतलब हो गया आपके पास, यानी ये हमारे पास है जो कंडक्ट करके रखा है कंटेनर। यहाँ पे होता है आपका कौन? बोलिए, एन टाइप। इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस, इसको वैलेंस बॉन्ड, और ऊपर वाले को क्या कहते थे? कंडक्शन बॉन्ड, कंडक्टेंस या कंडक्शन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर होता है, ये हमारा क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड नीचे की ओर होता है। तो वही चीज़ है, यानी जो इसका क्राउडिंग जो बना होता है, हार्ड सॉलिड बना होता है,
सॉलिड स्ट्रक्चर्स होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रिस्टली बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, बिलो द वैलेंस बैंड ऑफ द होस्ट क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द इम्प्योरिटी ऑफ एटम विथ विच प्योर सिलिकॉन मे बी डॉप्ड टू मेक इट अ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर दोज। देखिए इम्प्योरिटीज एटम मान ली कोई एटम्स है हमारे पास, उसके पास इम्प्योरिटीज है, अशुद्धियां मिली हुई है, प्योर सिलिकॉन यानी जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर हमारे सिलिकॉन है। और से एक बात याद रखिएगा, जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये इसमें जब इम्प्योरिटी मिलाया जाता है तो इम्प्योरिटी जो मिलाया जाता है उसमें बोरोन का मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता, बोरोन भी मिलाया जाता। अगर इसमें ऑप्शन अगर गैलियम का होता तो वो भी जाता। इरिडियम का होता है, इंडियम या इरिडियम करके होता, कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है ना, वो भी अगर होता तो यानी इस इम्प्योरिटीज को मिलाया जाता। तो हमारे पास गैलियम नहीं है, बोरोन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा बोरोन इम्प्योरिटीज मिलाया जाता है इसमें, वे अशुद्ध परमाणु जिनके साथ शुद्धता सिलिकॉन के परी प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए डोप किया जा सकता है वे है। देखिए डोप, अगर उसमें हम लोग उसको अशुद्धियां मिला देंगे तो सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को यानी जो एक पार्शियली वे में फ्लो करता है यानी कंटिन्यूटी करता रहेगा, उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, बाधा नहीं आएगा, रुकावट नहीं आएगी। आंसर क्या हो जाएगी, बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम कैन बी इंक्रीज बाय। जब ये इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ डोपिंग ये भी जो है क्या है दादा, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम कैन बी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज करेगा। तो इसके साथ साथ यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। डोपिंग एक्सेप्टर इंप्योरिटीज इसमें आएगा तो हमारा इंप्योरिटीज बढ़ेगा तो हमारे पास नंबर ऑफ होल्स बढ़ेगा, और नंबर ऑफ होल्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के आने की टेंडेंसी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। डोपिंग डोनर इंप्योरिटीज, ठीक है। यहां पे देखिए ये क्या कहता है, डोपिंग एक्सेप्टर का मतलब ये होता है, ये जो है एक्सेप्ट करता है चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम अपने पड़ोसी से, किससे, फ्रॉम नेबर से। यानी हमारे पास एक्सेप्टर का ये मतलब हुआ कि इसमें जो होल्स होते हैं, जिस तरह से मान लीजिए आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर, तो कुछ इस तरह से रहता है, क्या रहता है, ये रहता है, यहाँ पे होल होल इस तरह से रहता है, ये एच है, इलेक्ट्रॉन है, ये भी एच है, होल है, इधर आपका ये है पी टाइप, ये है आपका एन टाइप, क्या है, एन टाइप। ठीक उसी तरह से इसमें रहता है इलेक्ट्रॉन, और ये आपका होल आ गया, फिर ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है एन से लेके पी टाइप की तरफ मूव करता है, एन की तरफ, एन से किधर के, पी की तरफ करता है। तो इसी में बात किया जाता है। देखिए एक्सेप्टर जो होता है, एक्सेप्टर जो होगा वो चार्ज को यानी इलेक्ट्रॉन को लेगा किससे, बगल वाले से। डोनर जो होता है, डोनर वो क्या होता है, देता है, क्या करता है, देता है, क्या देता है, चार्ज देता है। या दूसरे केसेस में हम एक बात करेंगे, जो हमारे पास डोपिंग डोनर इंप्योरिटीज होता है, इसमें आउटर मोस्ट सेल में जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोर होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दिस। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द यूनिट रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर। हमने आपको बताया था कि रेट बराबर है के, रेट बराबर है के कंसंट्रेशन के। रेट का आप जानते हैं क्या होता है, रेट बराबर यानी किसी का लिखेंगे डी ए बाई डी टी। अगर मान ली ए से जा रहा है आपका, मान ली प्रोडक्ट में जा रहा, तो ये हमारा मान ली जीरो ऑर्डर है, क्या है, जीरो ऑर्डर है। तो डी ए बाई डी टी इसका कंसंट्रेशन हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, के बराबर। तो जो इसका यूनिट आएगा वही के का यूनिट होगा जीरो ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, के का यूनिट अलग था, सेकेंड इनवर्स था। यहाँ क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स, क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स होगा। जीरो ऑर्डर में के का यूनिट क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स। आंसर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। आर बराबर होता के, आर बराबर होता है के। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, फर्स्ट ऑर्डर में आर बराबर होता के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक ना। सेकेंड ऑर्डर तो पढ़े नहीं आप, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा के ए टू, दो पावर भी रहेगा ए वन और ए, दो रहेगा हमारे पास प्रोडक्ट बी टू। तो दो हमारे पास दो कंसंट्रेशन आ जाएगा, ए वन ही मान लीजिए, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर कहते हैं जो जिसमें क्या होता है, जिसमें पावर कंसंट्रेशन का पावर क्या हो, टू हो। तो एक इस पे पावर वन, इस पे पावर वन, इनटू में पावर क्या होता है, ऐड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। या इसी को ऐसा लिखा जा सकता है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आर बराबर हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है,
सेकेंड ऑर्डर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द जंक्शन वेयर टू और मोर नेटवर्क एलिमेंट मीट इज नॉन एज, उसको कहते हैं हम लोग नोड। जिस तरह से प्लांट में ही होता था, जिसे इसको कनेक्ट, इसको और इसको कनेक्ट कर रखता था, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग नोड। क्या कहते थे? नोड कहते थे प्लांट में ही। और ये दो नोड के बीच का जो गैप होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? इंटरनोड। ठीक है, तो ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे जंक्शन वेयर टू और मोर नेटवर्क एलिमेंट मीट इज नॉन एज नोड कहलाता था, नोड कहलाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ब्रांच क्या है? तो ब्रांच में ही जो होता है जिसे हमारा ज्वाइंटिंग हो सर्किट, तो ये हम हो सकता है सिंगुलर होगा, या ये ग्रुप में हो सकता है ज्वाइनिंग। क्या हो सकता है? ग्रुप में ज्वाइनिंग होगा, तो उसी को हम लोग ब्रांच कहते हैं। लूप क्या कहते हैं? तो एनी क्लोज लूप, एनी क्लोज जो सर्किट होता है, एनी क्लोज सर्किट, उसी को हम लोग कहते हैं लूप। एनी क्लोज सर्किट इज कॉल्ड लूप। ठीक है, चलिए। मेश क्या होता है? तो मेश तो लुक लाइक क्या हो जाएगा? नोड की तरह होगा, नोड की तरह का, या हमारा क्या कह सकते हैं, यानी इसमें जो मेश जो एग्जैक्टली जो कंडक्टिंग पार्ट होता है, यानी ये जो क्या होता है, जो कनेक्ट करके रख रहा है, इसी को हम लोग मेश कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेश जो होता है लुक लाइक अ नोड की तरह होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी मेश क्या होगा? नोड ही होगा। सभी नोड मेश होगा, लेकिन सारी मेश नोड नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या था? दो हमारा जंक्शन है हमारे पास, उसका आंसर क्या हो जाएगा? अ जंक्शन वेयर टू और मोर नेटवर्क एलिमेंट मीट इज नॉन एज नोड कहलाता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, किलोवाट इज द लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, इसको कहते थे 1 यूनिट। ये जो यूनिट है जो आप बिजली खपत करते हैं, इसी को हम लोग कहते थे यूनिट। आप जो बिजली करते हैं इसका बिल आता है यूनिट में आता है, और ये मात्रक होता है जूल का। किसका? एनर्जी का। किसका होता है? एनर्जी का। आप आखिर वो एनर्जी ही ना आपको दे रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिक के रूप में दे रहा है। इलेक्ट्रिक इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो, टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए। तो एनर्जी का ही है। 1 किलोवाट आवर पूछ दे अगर कितना जूल, जिस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल था? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना था? 6.25 इंटू 10 के पावर 23, सॉरी 18 जूल। तो ठीक उसी से 1 किलो वाट बराबर कितना जूल? तो ये लिख लीजिएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 5 था कि 6 निकाल लीजिए ना। देखिए मुझे भी एग्जैक्ट डेटा ये नहीं याद ही नहीं, याद रखने की चीज़ें नहीं है। तो 1 किलो को क्या होता है? 1 किलो को 1000 से मल्टीप्लाई, वाट तो हमारा शक्ति का मात्रक है, एसआई मात्रक दे, हमको एसआई मात्रा में कन्वर्ट करना है। किलो वाट, वाट जो है पावर का मात्रक जरूर है, लेकिन वो किलो एसआई मात्रक नहीं है, तो उसको 1000 में कर दीजिए। 1 घंटा में हमारा सेकेंड, यानी घंटा को किस में कन्वर्ट कर दीजिए? सेकेंड में। तो 3600 घंटा सेकेंड होता है, 3600। तो अब क्या हो जाएगा बताइए? 3 दूनी 5, 36 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? 5। जो इसी को कन्वर्ट कर दीजिए किस में? एक हमारा क्या करें, 10 से गुना भी कर दीजिए, 10 से डिवाइड भी कर दीजिए। तो 10 से जब गुना करिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 10 के पावर 6, डिवाइड करिएगा तो 3.6 हो जाएगा। 3.6 इंटू 10 के पावर कितना? 6 जूल। ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ लिख लीजिएगा 1 किलो वाट पावर कितना जूल? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। What is the resistance of the bulb when the draw 0.25 एम्पियर फ्रॉम अ 24 वोल्ट बैटरी सोर्स? यहां निकालिए, ओम्स लॉ से निकालिए। V इक्वल टू क्या होता है? IR। क्वेश्चन में क्या दिया हो पढ़िए। दिस इज द यूनिट ऑफ एम्पियर है, एम्पियर करंट का यूनिट होता है। दिस इज द वोल्ट, वोल्ट जो कितना है पोटेंशियल का होता है, पोटेंशियल दे रखा है आपको। पोटेंशियल कितना दे रखा है? पोटेंशियल दे रखा है आपको 24 वोल्ट। अब आपको पुट कर देना रजिस्टर, प्रतिरोध निकालना ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? IR। आर रोकिएगा तो क्या हो जाएगा? V बाई आई। पुट द फॉर्मूला ग्रेटर देन आंसर। V का वैल्यू कितना है? 24, और I का वैल्यू कितना है? 0.25। इसको क्या हो जाएगा? डिसिमल हटाइएगा तो ऊपर 2 को लड्डू बढ़ जाएगा, नीचे हो जाएगा 25, 25 चौक 100, 25 चौक 100 हमारा क्या हो जाएगा? 24 चौक 96 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 96 ओम हो जाएगा। आंसर है क्या? हाँ 96 ओम। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? 96 ओम। द यूनिट ऑफ करंट इज, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ओम किसका यूनिट होता है? करंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया? एम्पियर। ओम किसका? रेजिस्टेंस का। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। ठीक है, वोल्ट, वोल्ट किसका यूनिट होता है? पोटेंशियल का, विभवांतर का। पोटेंशियल विभवांतर का मात्रक होता है। साइमन किसका होता है? साइमन जो यूनिट होता है कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी का। ठीक है ना, कंडक्टिविटी का। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हेन अ 500 वोल्टेज अप्लाई टू द 2 किलो ओम रेजिस्टेंस देन व्हाट इज विल बी द करंट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। यहाँ क्या पूछ दिया, कह रहा है कि 500 वोल्ट जब सप्लाई किया जाता है और ओम कितना 2 किलो ओम, कितना ओम 2 किलो ओम, इसका मतलब वोल्ट सप्लाई किया मतलब पोटेंशियल दे दिया, भी कितना दे दिया आपका 500। ये है ओम, ओम का इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका है ओम किसका ये मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। तो आर का वैल्यू कितना दे दिया 2K, K4 किलो है, K4 किलो, क्या किलो ऐसा मात्रक है, नहीं है, इसका मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको ऐसा मात्रक में, तो 2 को 1000 से गुना कर दीजिएगा, 2 को 1000 से गुना कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से आई निकाल लीजिए, आई बराबर क्या होता है V/R, V का वैल्यू कितना रखिएगा 500, R का वैल्यू कितना रखे 2 गुने 1000, 2 गुने 1000, 2 0 से 0 मार दीजिए, क्या हो जाएगा 5 से 2 काट दीजिएगा, 2 हो जाएगा तो कितना 1/4, 1/4 को डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 1/4, 25 चौक 100, 0.25 आ जाएगा, 0.25 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। KVL इज परफॉर्मिंग यूजिंग, KVL जो होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ परफॉर्म करता है किसके लिए, देखिए हमने अभी बताया आपको कि नोडल यानी सर्किट में जो हमारा जो ज्वाइनिंग टर्मिनल होता है क्लोज लूप में ही आएगा काम, क्लोज लूप में ही काम करेगा, तो जब तक ये जुड़ेगा नहीं क्लोज कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। और इसी में क्या होता था, एक ब्रांचिंग हमने कहा कि मेस, इस कनेक्टिंग पार्ट में हमारा मेस आ गया, ठीक है, नोड में मेस है बट मेस में नोड नहीं है, नोड में मेस है बट मेस में मोड, जिस तरह से ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, बस वही बात है यहाँ। तो क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा इसका, बोथ A एंड B। आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज यूज विथ किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ के लिए क्या है आपका ओम्स लॉ है, कौन है ओम्स लॉ है। ये कुलॉम्स लॉ चार्ज के लिए था आपका, फैराडे लॉ भी चार्ज के लिए है, ठीक है ना। और फैराडे लॉ से ही चार्ज का वैल्यू आया था कितना, पहली बार 9096 यानी 96,500, 96,500 कुलॉम। 1 फैराडे का वैल्यू कितना, 1 फैराडे 1 F बराबर कितना चार्ज के बराबर 96,500। ठीक है, चलिए आइए, चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रक होता है कुलॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ्स लॉ कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड यूजिंग, किरचॉफ्स के नियम का उपयोग करके भी दर्शाया जा सकता है, किसको दर्शाया जा सकता है, मैक्सवेल इक्वेशन को दर्शाया जा सकता है। मैक्सवेल इक्वेशन को देखिए, आज का क्वेश्चन बिल्कुल जो थ्योरी था, थ्योरी क्या कह रहा, उसी थ्योरी को हम लेकर उठा करके आए, यानी किरचॉफ्स लॉ को और भी एक्सप्लेन यानी किया जा सकता है, किरचॉफ्स लॉ के कारण किसको, मैक्सवेल इक्वेशन को प्रूव किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट, KCL इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, किरचॉफ्स लॉ जो है बेस्ड है किसके लिए, तो किरचॉफ्स लॉ क्लोज सर्किट में आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, तो जब क्लोज सर्किट हमारे पास आएगा तो नेट हो जाएगा, तो नेट हमारा चार्ज क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा, तो क्या देयर इज पॉजिटिवली फॉर एनर्जी, किरचॉफ्स लॉ बेस्ड ऑन द एनर्जी है, क्या है बेस्ड ऑन एनर्जी है, लेकिन पॉसिबिलिटी अब नोड कह दिया तो नोड की चर्चा नहीं, दे कैन नॉट कैन एक्यूमुलेशन ऑफ अ चार्ज एट ए नोड, कैन नॉट, हाँ एक्यूमुलेशन कह रहा मतलब संचयन नहीं करेगा, ये तो हमारा ऑप्शन सही जा रहा। चार्ज एक्यूमुलेट इज पॉसिबल एट नोड, चार्ज एक्यूमुलेशन में और में नॉट पॉसिबल। देखिए जब यहाँ पे क्या हो गया, फ्लो हमारे पास रुक गया, पोटेंशियल हमारा हो गया 0, तो कोई चार्ज फ्लो करेगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, B नंबर इज द करेक्ट आंसर है। आइए, डिफ्यूजन करंट इन अ PN जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट, क्या होता है, तो जब PN जंक्शन होता है ग्रेटर ड्रिफ्ट, यानी हमारा जो N से P की तरफ जाता है तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड, अगर P से N की तरफ जाएगा तो इसको कहेंगे हम लोग बैकवर्ड। इफ द जंक्शन PN जंक्शन द ग्रेटर देन ऑफ द ड्रिफ्ट, यानी ग्रेटर कब होगा, जब हमारा फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द डिफ्यूजन करंट इन अ PN जंक्शन इज फ्रॉम टू N साइड टू P साइड, अभी बताया हम आपको, यानी किधर से फ्लो करता है, N से P साइड, तो आपका आंसर ये N साइड टू P साइड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड, N से P जाएगा तो फॉरवर्ड, अभी बताया, बस उसी पर आधारित क्वेश्चन था आपका, ये आंसर बन गया होगा आपसे। डायरेक्शन इफ अगर अपोजिट हो जाता क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया आपका, C नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when an impurity is dropped into an intrinsic semiconductor the conductivity of the
जब देखिए इम्प्योरिटीज बढ़ जाता है तो उसमें होल की चांसेस बढ़ जाता है, जब होल की चांसेस बढ़ जाएगा तो उसकी सेमीकंडक्टर पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इंक्रीज कर जाएगी। सेमीकंडक्टर अर्धचालक होता है, जब उसमें अशुद्धियां आ जाती है तो उसमें क्या करना क्या होता है, होल्स होल्स इंक्रीज कर जाता है, और होल्स इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर भी इंक्रीज कर जाएगा। आइए, रेट ऑफ म्यूटेशन इज इफेक्टेड बाय, रेट ऑफ म्यूटेशन जो होता है ये इफेक्ट किया जा सकता है टेम्परेचर से। म्यूटेशन क्या होता है ना कि देखिए फिजिकली बिहेवियरी में सेल में चेंजिंग आ जाना, वेरिएशन आ जाना, ताप की वजह से भी आता है, एक्सरे के संपर्क में अगर रेगुलर रहेगा तो भी आएगा, गामा रेज है उसमें भी आएगा, यहीं पे अगर अल्ट्रासाउंड रेज होता तो वहां भी आता। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस मोर देन वन आंसर है। चलिए, लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट इन, अगर हार्मोन ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में अगर कम स्रावित हो तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। ड्वार्फिज्म को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म को कहते हैं नाटा, यानी व्यक्ति क्या हो जाएगा, नाटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट में हम लोग, इफ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर फ्रॉम अ फिनोटाइपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द फीमेल प्रोजेनी, देखिए जो चीज मतलब क्वेश्चन पूरा पढ़ देते हैं। इफ अ जेनेटिक डिजीज इज अ ट्रांसफर फ्रॉम अ फिनोटाइपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोगेनी द डिजीज इज, क्या कह रहा है, जो यहां पे देखिए जो डोनेट करता है और जो रिसीव कर रहा है, रिसीव करने वाले को कहते हैं हम लोग रिसेसिव, देने वाले को कहते हैं डोमिनेंट, देने वाले को क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। ठीक है, जब वेरिएशंस हमारे पास आए फेनोटाइपिकली, फिजिकली, फेनोटाइपिक मतलब जो दिखता है, जेनेटिकली जो आनुवंशिक थी जो नहीं दिखता है, हिडन होता है, छिपा होता है। ठीक, जब इस तरह से कॉपी अगर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हमारा क्या होता है, यानी जनरेशन हमारा क्या होगा, एक लिंक्ड होगा, मेल और फीमेल सेक्स लिंकेड होगा। सेक्स लिंकेड क्या होगा, फीमेल क्या कर रहा है, रिसीव कर रही है, तो सेक्स लिंकेड तो है लेकिन कैसा है, रिसेसिव है। कैसा है, रिसेसिव है। सेक्स लिंकेड क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। आइए, पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वेयर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट। देखिए पी प्लांट जो है मेंडल ने सिलेक्ट किया, कितने कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर पे, कितना क्रोमोजोम, 14 क्रोमोजोम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, पी प्लांट क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता था, शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाता था। ठीक है, उसमें कितने कैरेक्टर से, 7 कैरेक्टर से। कितने कैरेक्टर याद रखिएगा, मेंडल ने कैरेक्टर्स यूज नहीं किया था, मेंडल ने ट्रेट्स यूज किया था। कितने क्या यूज किया था, ट्रेट्स का मतलब ही होता था वेरिएशन, बाद में जो है यूज किया गया कैरेक्टर्स। ठीक है, और जब कैरेक्टर उसमें लाया तो उसमें जो है मेंडल ने 7 ये क्या कहते हैं पी प्लांट्स में जो सिलेक्ट किया, तो फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, ठीक है, सीड शेप, सीड साइज, ये सबको किया, लेकिन पॉड का लोकेशन पे ये जो है ना इसको अपना यानी क्या कहते हैं कैरेक्टर में शामिल नहीं किया था। तो पॉड हमारा क्वेश्चन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछ दे कि मेंडल ने पी प्लांट को लिया था, किस कैरेक्टर्स को नहीं लिया था, तो पॉड का लोकेशन को नहीं लिया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह का दिख जाए तो आंसर ये मरना चाहिए। चलिए आइए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर वाज नॉट चूजन बाय मेंडल। आगे क्वेश्चन जो बोले थे वो क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे। क्या पॉड शेप को लिया है, पॉड कलर को लिया है, लोकेशन ऑफ फ्लावर को लिया है। लोकेशन ऑफ फ्लावर क्या होता, एक्सियल होता था और टर्मिनल होता था। लोकेशन ऑफ पॉड को नहीं लिया था, लोकेशन ऑफ पॉड को नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस विल गिव टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट इन सेम प्रोपोर्शनल। सेम प्रोपोर्शनल में कहने का मतलब सेम प्रोपोर्शनल टॉल भी और शॉर्ट भी आए, तो इसके लिए आ जाएगा आपका, देखिए जो अपना कैरेक्टर दिखाए उसको कहते हैं हम लोग क्या, डोमिनेंट। जो अपना कैरेक्टर को छिपाए उसको कहते हैं हम लोग रिसेसिव। ठीक है, चलिए ये हमारा अल्टरनेट फॉर्म जीन है, इसको कहते हैं हम लोग अलील। अल्टरनेट फॉर्म जीन को क्या कहते हैं, अलील। इसको कहते हैं हम लोग फेनोटाइप, जो दिख रहा है फिजिकली क्या हो रहा है, दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग जीनोटाइप। जो कैपिटल से दिखे उसको फेनोटाइप, जो स्मॉल से दिखे उसे जीनोटाइप। रटना कुछ नहीं है। ड्वार्फिज्म के लिए क्या होगा, ऑल जीन्स क्या होगा, ये हमारा हाइट बताने वाला जीन है। तो हमारा ड्वार्फिज्म जब होगा तो उसमें जो हमारा जीन होगा स्मॉल टी होगा। जब क्रॉस कराइएगा क्या कराइएगा, एक कैपिटल डी स्मॉल टी, इसमें जो हमारा है कैरेक्टर किसका दिख रहा है, फिजिकली अपीयरेंस का, इसमें होगा हमारा टॉल।
तो टॉल के लिए ये कंडीशन लिखा जा सकता है, लेकिन कहेगा कि 100% शॉर्ट, तो 100% शॉर्ट के लिए ये लिखेंगे। आई बात समझ में? या शॉर्ट के लिए भी कहे तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। टॉल कह दे तो टॉल के लिए ये भी जिम्मेवार है और टॉल के लिए ये भी जिम्मेवार है। टॉल के लिए एक फिजिकल कैरेक्टर वाला यानी डोमिनेंट हमारा कैपिटल लेटर वाला दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा, दोनों छोटा दिख रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल वाला कैटेगरी वाला है। क्रॉस कराइए, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या करिए, पहले इसको इससे कराइए तो क्या हो जाएगा टी टी, फिर इसको क्या करिए, इससे इसको कराइए। अब इसको क्या करिए, इसको इससे कराइए तो क्या हो जाएगा टी टी स्मॉल टी, फिर इसको क्या करिए, इससे कराइए। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ऐसा ट्रेड को आप लीजिए कि 50% क्या आ जाए, टॉल आ जाए और 50% शॉर्ट भी आ जाए। तो इसका देखिए, टॉल कितना जगह दिखा आपको, 2 जगह, शॉर्ट कितना जगह दिख रहा है, 2 जगह। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, मतलब टॉल आ सकता है 50% और शॉर्ट आ सकता है 50%। तो इसको हमको लाने के लिए क्या होना होगा, जो हम क्रॉस कराएंगे तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और डॉर्फिज्म को क्या लेंगे, स्मॉल टी वाला, तभी जाकर के हमारा 50-50 चांसेस रहेगा। मतलब अगर किसी पेरेंट्स के पास, अगर कोई पेरेंट्स है, मेल है, अगर उसमें लॉन्ग वाला भी और शॉर्ट वाला दोनों जीन है, और कोई फीमेल है वो हाइट की कम है, कंप्लीट है, तो उसमें पॉसिबिलिटीज है लॉन्ग भी आए शॉर्ट भी आएगा। ठीक है, आई बात समझ? यही कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडिटी। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। बी नंबर इज द, अगर नहीं लगाता, क्या लगाता, सेम प्रोपोर्शन नहीं लगाता, तो टॉल आपका टॉल कुछ भी ले सकते थे हम, इसको भी ले सकते, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, सेम प्रोपोर्शनल में जी, यानी जितना लंबा आएगा उतना ही नाटा की आने की भी पॉसिबिलिटीज आपको बताना है। ठीक है ना। और ये याद रखिएगा, अगर इसमें पूछ दे कि ये मोनो हाइब्रिड है या डाई हाइब्रिड है, तो यहाँ भी आपको बता, मोनो हाइब्रिड का मतलब, मोनो मतलब एक होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है लक्षण। अगर सिंगल कैरेक्टर की बात किया जाए, जैसे देखिए ये जिन बता रहा है टी है, तो मान लो टी को हम लोग टॉल मान लेते हैं, तो टी जहां भी होगा टॉल ही बताएगा। टॉल के अलावा कुछ आ नहीं रहा है। जैसे आप मुझे देख रहे होंगे, तब मुझे देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे, फेस भी देख रहे होंगे, शरीर भी देख रहे होंगे, हाइट भी देख रहे होंगे, तो इसमें कई कैरेक्टर्स आ गया। तो ये हमारा, अगर आप इसमें से सिर्फ एक सिंगल कलर की बात करिएगा, सिर्फ कलर की बात करिएगा, स्किन कलर, तो ये मोनो हाइब्रिड कराएगा। स्किन की भी बात करिएगा और हेयर की बात करिएगा, तो 2 कैरेक्टर इसमें शामिल हो गया, ये कहलाएगा डाई हाइब्रिड। क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड। समझ में आया? मोनो हाइब्रिड समझ में आ गया, डाई हाइब्रिड समझ में आ गया। मोनो हाइब्रिड मतलब सिंगल कैरेक्टर की बात किया जाएगा, डाई हाइब्रिड मतलब 2 कैरेक्टर की बात किया जाएगा, ट्राई हाइब्रिड 3 कैरेक्टर की बात किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अ कपल हैज 6 डॉटर, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ देयर हैविंग अ गर्ल नेक्स्ट टाइम। देखिए, अगर मान ली कोई कपल्स है, मेल और फीमेल्स, उसके पास 6 गर्ल्स स्टूडेंट है, 6 गर्ल्स स्टूडेंट है, क्या पॉसिबिलिटीज है उसको नेक्स्ट बेबीज है, हैविंग यानी देखिए, यानी कोई कपल है उसके पास 6 बेबी है जो कि गर्ल्स ही है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसके पास क्या पॉसिबिलिटीज है कि नेक्स्ट बेबी क्या आ सकता है, गर्ल्स या बॉयज, गर्ल्स या बॉयज, क्या पॉसिबिलिटीज है। अब देखिए, गर्ल्स के पास जो हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है, कितना होता है गर्ल्स के पास, XX, बॉयज के पास XY। जो जिम्मेदार है वो मेल ही है जिम्मेदार, क्योंकि यही डोनेट करता है, रिसीव करने वाला यही। अगर ये X दिया तो इधर से एक X निकलेगा, इधर से जो भी निकलेगा, जब भी निकलेगा X ही निकलेगा। इधर से 50% चांस है X का निकलने का, 50% चांस है Y का। अगर इसने X निकाला और इधर से रिसीव हो गया X, तो हमारा जो ऑफिस में आने वाला कौन होगा, गर्ल्स ही होगा। अगर इसने Y को डोनेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो इधर तो हमारा X ही आने वाला इधर से, और इधर से Y जाएगा। तो यानी हमारा जो है मेल जो है 50% X कैरेक्टर वाला है और 50% Y कैरेक्टर वाला है। मतलब लड़का होगा कि लड़की, इसके लिए पुरुष जिम्मेदार है, लेकिन झेलना किसको पड़ता, महिलाओं को, प्रताड़ना किसको मिलती है, महिलाओं को। ये थोड़ा, ये मतलब एक निम्न किस्म की ये सोच है, थिंकिंग है। अगर हकीकत में देखी जाए, वास्तविकता में देखी जाए, तो दोनों सूरत में जिम्मेदार कौन, पुरुष। समस्या झेलना किसको चाहिए था, पुरुष को, लेकिन इसकी अपोजिट होती है। इस चीज को हम सब मिलकर के क्या करेंगे, लड़ेंगे, साथ देंगे, यानी अन्याय नहीं हो, ऑल आर इक्वलिटी, है ना। आर्टिकल्स कितना आर्टिकल्स में है, कितना आर्टिकल्स में है, समानता कितना है, समानता का अधिकार, कमेंट करके बताइएगा आर्टिकल्स कितना में है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 है कि कितना है, इक्वलिटी। ठीक है, बताइएगा थोड़ा। तो चांसेस कितना हो जाएगा बताइए, 50-50% चांस। दोनों के लिए जिम्मेदार है पुरुष, प्रताड़नाएं मिलती है महिलाओं को,
अजब विडंबना है समाज की। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग, और खास करके देखा जाए शिक्षित वर्ग में भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये कैसे दूर होगा? जब तक हम लोग और आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये समस्या कैसे दूर होगा? ये एक पॉइजन की तरफ फैलता हुआ चला जा रहा है समाज में, और इस सब के जिम्मेदार हम सब लोग हो जाएंगे अगर आज हम लोग बात इस चीज़ पे नहीं करेंगे। चलिए आइए, नंबर ऑफ ऑटोजम्स प्रेजेंट इन लीवर सेल्स ऑफ अ ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल कह दे या कुछ भी कह दे, आपका ऑटोजोमल होता ही है 22 पेयर, ये आपको फंसा दिया है। मेल में कह दे, फीमेल में कह दे, ऑटोजोमल जो होता है, जो अपना खुद का क्रोमोजोम होता है, वो 22 पेयर्स होता है। कितना होता है? 22 पेयर्स। ठीक है, लीवर में कह दे, किडनी में कह दे, फर्क नहीं पड़ता, आंसर ऑटोजोमल, जहां ऑटोजोमल दिखे 22 पेयर्स मार दीजिएगा। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड। देखिए, मेल एक्सेसरी ग्लैंड जो होता है सेमिनल वेसिकल्स है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को। अम्पूला जो है, ये अम्पूला ये लार्जेस्ट पार्ट है किसका? फ्लोपियन ट्यूब का। फ्लोपियन ट्यूब किसमें पाया जाता है बताइए तो? फ्लोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। किसका पार्ट्स है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका ये लार्जेस्ट पार्ट है। जहां ओवरी होता है, ये एग होता है, उसी के ये इनफंडिबल पार्ट्स होता है, ये कलेक्ट करके रखता है, इसको जकड़ के रखता है, ये बड़ी पार्ट है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। सेमिनल वेसिकल तो मेल पार्ट्स है, और ऑप्शन में देखते हैं कहीं और भी इसके आगे। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ये मेल में पाने वाला जाला है, यूनि सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करता है, मतलब क्या होता? यूरेथ्रल यूनिट डिस्चार्ज कराने का काम करता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है, इसको हम लोग एक और ग्लैंड्स कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड्स के भी नाम से जाना जाता है। बल्बो यूरेथ्रल को क्या कहते हैं? कॉपर। ये स्पर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी मिलने के कारण क्या होता है? स्पर्म मोटाइल होता है, मोटाइल होने के कारण जब डिस्चार्ज होता है तो मूव करता है। राइट, चलिए आ जाइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका होगा अम्पूला। अम्पूला जो है फीमेल पार्ट से, नॉट मेल पार्ट से। आंसर इधर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अम्पूला। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेमिनल प्लाज्मा इन अ ह्यूमन इज रिच इन, ये फ्रुक्टोज रखता है। क्या रखता है? फ्रुक्टोज ज्यादा मात्रा में रखता है, यही एनर्जी देने का काम करता है। क्या करता है? और इसमें कुछ एंजाइम्स भी होता है, एंजाइम्स भी होता है, और ये एंजाइम्स क्या करता है? मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। आपसे पूछ दे कि स्पर्म को एनर्जी कौन देता है? फ्रुक्टोज के फॉर्म में एनर्जी मिलता है। ठीक है, और अगर कह दे कि उसका मूवमेंट किससे होती है, यानी स्पर्म का मूवमेंट जो होता है, मतलब अगर मेल पार्ट डिस्चार्ज करता है फीमेल पार्ट्स में वैजिना में, तो उसमें जो स्पर्म जो क्या करते हैं, स्पर्म जो होता है मूव करता है किसके कारण? स्पर्म मूव करता है एंजाइम्स के कारण। किसके कारण? एंजाइम्स के कारण। वो एक एंजाइम होता है एक्रोजोम्स वगैरह। ठीक है, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि जाएंगे डेप्थ। कैल्शियम के लेवल होता है कम, कैल्शियम का लेवल क्या होता है? कम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मनुष्य में सेमिनल प्लाज्मा प्रचुर मात्रा में होता है किसमें? यानी फ्रुक्टोज और कैल्शियम, फ्रुक्टोज और कैल्शियम, फ्रुक्टोज और कैल्शियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। विच ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स सर्टोली सेल। सर्टोली सेल कहा जाता है, देखिए सर्टोली सेल जो कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जर्म सेल, जेनेटिक सेल मतलब आता है, तो सर्टोली सेल हो गया हमारे पास। क्या हो गया? यानी जेनेटिक क्या कहते हैं? जर्मिनेशन से रिलेटेड है, जर्मिनेशन से। तो जर्मिनेशन से हमारे पास एक मेल अतः सर्टोली सेल जो होता है, ये सिक्रीट करता है, स्रावित करता है FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन? इस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आइए। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी एक ऑड को पता लगाना है कि आखिर क्या है। तो इसको तीनों के बारे में जानिएगा तभी जाकर के ऑड पता लगा पाइएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने बताया आपका फिमराई, फिमराई पार्ट है फीमेल का। कहाँ पाया जाता है? ये फ्लोपियन ट्यूब में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जिसको फ्लोपियन ट्यूब को हिंदी में कहते हैं डिम वाहिका कहते हैं, या कुछ भी कहते हैं, कुछ जटिल नाम है उसका हिंदी में। ठीक है, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम भी फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट्स है। इस्थमस ये लोएस्ट पार्ट होता है, ये कनेक्ट करके वहां पे रहता है, ओवरी के पास रहता है, ये भी पार्ट है फ्लोपियन ट्यूब का। यानी तीनों पार्ट किसका है? तीनों पार्ट है फ्लोपियन ट्यूब का। लेबिया मिनोरा माइनोरा जो है, लेबिया माइनोरा ये लिप्स वगैरह जो है ना, लिप्स के जो लोअर स्किन होता है यहीं पे पाया जाता है लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो ये अलग है, बाकी तीनों जो है फीमेल पार्ट्स है। ये आपका एक्सटर्नल ऑर्गन पार्ट्स है, स्किन के पास, माउथ के पास, लेबिया माइनोरा। इधर आपका ऑड वन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए।
द लेडिक सेल्स आर अ सोर्स ऑफ, लेडिक सेल्स जो होता है ना ये मेल में होता है, ये एंड्रोजन सीक्रेट करता है। एंड्रोजन बोले या टेस्टोस्टेरोन बोले, टेस्टोस्टेरोन बोले। ये कहाँ पाया जाता है? ये टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के बाद, ठीक है, ये सीक्रेट करता है एंड्रोजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिग्नल्स ऑफ द पार्टीशन ऑरिजिनेट फ्रॉम, देखिए पार्टीशन यानी प्रसव के दौरान जो होता है, तो प्रसव कब होगा? जब प्लासेंटा फुल्ली डेवलप होगा तभी तो। इनकम्प्लीट में बेबी डिलीवर होगा क्या? नहीं होगा। तो प्लासेंटा डेवलप होगा, और जब प्लासेंटा पूरा डेवलप होगा तो उसमें जो बच्चा पल रहे हैं, उस पल रहे बच्चे को हम लोग कहते हैं फीटस। क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। तो इसका मतलब फीटस भी कंप्लीट डेवलप होगा, तो प्लासेंटा भी कंप्लीट डेवलप होगा और फीटस भी क्या होगा? कंप्लीट डेवलप होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोथ प्लासेंटा एंड फुल क्या कहते हैं? फुल्ली डेवलप फीटस, तभी जाके प्रसव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। अगर यहीं से कहा जाए, अगर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो पहली बार फीमेल में जैसे पेल्विस जो है बोन्स है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, पेट यानी आगे की ओर निकलेगा, कितना वीक्स के बाद, यानी प्रेगनेंसी के कितने वीक्स के बाद वो शेप आता है? तो 14 वीक्स लिख लीजिएगा। क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा था, ठीक है, वो मेरे माइंड में नहीं है कि किस एग्जाम में पूछा था, इसलिए सोचा कि क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा गया तो पूछा जा सकता, 14 वीक्स में आ जाता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है ऑक्सीटोसिन। इसको देख लीजिए, ऑक्सीटोसिन जो है ये डिलीवरी हार्मोन्स है, मिल्क हार्मोन भी है, डिलीवरी हार्मोन भी है। रिलैक्सिन भी हार्मोन है, रिलैक्सिन, ठीक है ना। स्टैचुअल क्या कहते हैं? स्टैचुअल प्रोवाइड करता है, जिसके कारण बेबी आसानी से बाहर आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मोरूला इज अ डेवलपमेंट स्टेज। मोरूला जो है ये होता है, ये क्या कहते हैं? जायगोट जब ब्लास्टोसिस में कन्वर्ट होता है, जायगोट जब ये क्या है क्लूथरा, ये आप एक सेप की तरफ जाएगा, सेप की तरफ, इसी को कहते हैं ब्लास्टोसिस। यहाँ जो ब्लास्टोसिस होता है, यहाँ पे कोशिका की संख्या होता है 16 से 32। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। यानी जायगोट से बनता क्या? जायगोट से बनता है ब्लास्टोसिस से क्या बनता है? इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? मोरूला इज अ डेवलपमेंट स्टेज है। मोरूला एक विकास अवस्था है किसका? बिटवीन द जायगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट का है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ दिस ग्लैंड्स आर नॉट इंडोक्राइन, इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है? पगड़ी, पिट्यूटरी ग्लैंड अंतःस्रावी है, पैराथायरॉयड अंतःस्रावी हार्मोन सीक्रेट करता है, पीनियल अंतःस्रावी है, पैराथाइड ये एक्सोक्राइन है, ये हर एंजाइम सीक्रेट करता है। क्या करता है? एंजाइम सीक्रेट। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन हार्मोन सीक्रेट करता है? ये तो मास्टर ग्लैंड है, बहुत हार्मोन सीक्रेट करता है, एलएचएच, जीएच, एफएसएच, ऑक्सीटोसिन, बहुत सारा, कितना हार्मोन का नाम होता है? पैराथायरॉयड, ये परथ हार्मोन का सीक्रेट करता है, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। पीनियल ग्लैंड जो है एक हार्मोन सीक्रेट करता है, इसका नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है? मेलाटोनिन, जो आपको हेल्प करता है सुलाने में। किसमें? सुलाने में। और इसी पीनियल ग्लैंड को भी कहा जाता है ब्रेन का रेत, ब्रेन का सैंड कहा जाता है। क्योंकि कुछ दिन बाद जैसे छोटा बच्चा खूब सोता है, लेकिन 8-10 साल के बाद बच्चा को उतना नींद, जितना बचपना में नींद आती थी उतना नहीं आ रही है। तो ये पीनियल ग्लैंड क्या होता है? सैंड बन जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है ब्रेन सैंड। ब्रेन सैंड अगर आपसे पूछ दे तो आंसर किसको कहिएगा? पीनियल को कहिएगा। यानी दिमाग की, मस्तिष्क का रेत किसे कहा जाता है? पीनियल को कहा जाता है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, वेयर इज हाइपोथैलेमस लोकेटेड। हाइपोथैलेमस कहाँ से लोकेट होता है? तो हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होते थे फोर ब्रेन से, अगर मस्तिष्क से। वहाँ क्या था? वहाँ पे 2 पार्ट था। कौन कौन था? स्पाइनल और फोर ब्रेन। कौन कौन पार्ट था? सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम और डायंसिफ्लोन। डायंसिफ्लोन में 2 पार्ट्स, अपर और लोअर। अपर में था थाइमस, लोअर में था डायंसिफ्लोन, सॉरी लोअर में था हाइपोथैलेमस। डायंसिफ्लोन यानी आप ब्रेन का, फोर ब्रेन का 2 पार्ट्स पढ़े होंगे, सेरिब्रम और डायंसिफ्लोन। डायंसिफ्लोन के 2 अपर, एक अपर एक लोअर। अपर में थाइमस और लोअर में हाइपोथैलेमस। अब क्या हो जाएगा? बेस चीज को कहेंगे डायंसिफ्लोन, यानी हाइपोथैलेमस डायंसिफ्लोन ही है ये। अपर में थैलेमस है और नीचे में डायंसिफ्लोन है, सॉरी नीचे में क्या? हाइपोथैलेमस हो, बेस ऑफ डायंसिफ्लोन। हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल? ये होता था CaCl, सोडियम क्लोराइड ना, NaCl। ये आयनिक क्रिस्टल हो जाएगा। इसमें जो होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड स्टेट में है, इसमें जो आयनिक स्ट्रक्चर 6:6 होता है। तो इसमें जो कनेक्टेड होंगे कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस? एमॉर्फस का मतलब ही होता है जिसका कोई आकार नहीं हो। तो जिसका कोई आकार नहीं हो, ग्रेफाइट का आकार है,
डायमंड का आकार है, कॉमन सॉल्ट का आकार है, ग्लास का कोई आकार नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन क्रिस्टलाइन। ये सब क्रिस्टलाइन है, ग्लास हमारा नॉन क्रिस्टलाइन है, अमरफस है। तो यहाँ तक आपका 50 क्वेश्चन। इसके आगे भी ये देख लेते हैं। नहीं, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। तो आज का जो आपका जो सेट है कंप्लीट कॉन्सेप्ट आधारित था, जो यानी फार्मूला से क्या डिलीवर हुआ, आखिर वो फार्मूला किसके लिए कंजर्व किया गया था, उस पर बेस्ड था। इस वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आपका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देख भी रहे हैं, है ना। ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। जब आप कमेंट करेंगे तो और मुझे क्या हो जाएगा, पूरा दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ वीडियो देखा जा रहा है। तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा जैसा भी लगे सेशन, ठीक है। आपका सजेशन का हमें इंतज़ार रहेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा या बुरा, दो ही चीज़ है ज़िंदगी का, दो ही पहलू होता है, एक अच्छा होता है या बुरा होता है। कंटेंट अच्छा जा रहा है तो लाइक भी बनता है और कमेंट भी बनता है। तो इस चीज़ को आप जरूर कीजिएगा कमेंट। हम आपका इंतज़ार में रहेंगे, आपकी प्रतीक्षा, आपकी कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारी प्रतीक्षा पे आप कहाँ तक खरा उतरते हैं। थैंक यू सो मच।